आगरा शहर के पक्की सराय एरिया की कॉलोनी में 2 बेडरूम के छोटे छोटे घर। जिन लोगों के परिवार छोटे होते हैं उनके लिए तो ऐसे घर में रहना सही है, लेकिन जिनके परिवार में 8-8 लोग हो वे भला ऐसे छोटे घर में कैसे गुजारा करें। सबके सब बड़ा घर भी तो नहीं ले सकते। इतनी महंगाई में घर का खर्चा चलाया या बड़ा घर खरीदे, यही हालत अविनाश की भी है। उसका एक भरा पूरा परिवार है जिसमें दादा दादी, माँ पापा, भैया भाभी, एक छोटी बहन और वह खुद, यानी घर में रहने वाले पूरे 8 जन। और बेडरूम है 2। एक रूम पर भैया भाभी और दूसरे रूम पर माँ पापा का कब्जा था। कॉमन हॉल में दादा दादी और छोटी बहन सोते थे। अब रह गया अविनाश, पर उसके लिए तो जगह ही नहीं बचती थी। माँ पापा कहते थे कि वह उनके रूम में आ जाए, पर भला जवान बेटा अपने माँ पापा के कमरे में कैसे आ सकता था। फिर भी एक दिन अविनाश वहाँ सोया तो रात को कुछ उसुर पुसुर की आवाज़ें सुनाई दी। उसे लगा कि माँ पापा धीरे धीरे कुछ बात कर रहे हैं। खैर, बात तो कोई भी हो सकती है, प्यार की या परिवार की। लेकिन उसके बाद अविनाश को अपने माँ पापा के कमरे में सोना सही नहीं लगा और अगले ही दिन उसने जीवन मंडी रोड पर बनी अपनी फैक्ट्री के मालिक से बात कर ली कि वह भी रात को फैक्ट्री में रुक जाया करेगा, ताकि उसका घर से आने जाने का समय बच जाए और उस बचे हुए समय में वह और ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा काम कर सके। मालिक ने हाँ कर दी, लेकिन बात कुछ और भी थी। अविनाश फैक्ट्री में मैनेजर की पोस्ट पर काम करने वाली अवनी से प्यार करता था, इसलिए उसे अवनी के बराबर खुद को खड़ा करना था। तभी तो वह अवनी का रिश्ता मांगने की हिम्मत करता। दरअसल यह सब की बात है जब अवनी और अविनाश राधा वल्लभ कॉलेज में एक ही क्लास में पढ़ते थे। अवनी एक ठीक ठाक अमीर परिवार से थी। थोड़ा हल्का सा सांवला रंग, मोटे मोटे नयन, तीखी नाक, लंबी सुराहीदार गर्दन, लंबे घने काले बाल, कद 5 फुट 4 इंच, ओठ पतले जैसे गुलाब की पंखुड़ियाँ हो, बड़े उभार गर्दों को न्योता देते हुए कमर ऐसे लचकती कि कहना ही क्या। कुल मिलाकर अवनी किसी का भी दिल धड़काने के लिए काफ़ी थी। जैसे ही अवनी की कार कॉलेज के अंदर आती तो जवा दिलों की धड़कनें थम जाती। कोई उसकी कार का दरवाज़ा खोलने दौड़ता तो कोई जहाँ होता वही बुद्ध बना केवल उसे देखता रहता। अवनी पर हजारों जवादिल फिदा थे, मगर वह किसी की तरफ भी ध्यान नहीं देती थी। कार पार्क करके सीधा अपनी क्लास में और क्लास के बाद कार में बैठकर घर की तरफ चल देती थी। अविनाश भी कुछ कम नहीं था। उसका रंग, कद 5 फुट 8 इंच, घुंघराले बाल, माथे पर हमेशा एक बालों की लड़ झूलती रहती, चौड़ा सीना, मजबूत बाहें, चाल राजकुमारों सी, एकदम हीरो। मगर वह एक पुरानी सी स्कूटी पर कॉलेज आता जाता था। साधारण परिवार का था जो वो। कॉलेज इश्क एक जैसा अखाड़ा होता है जहाँ किसी न किसी का किसी न किसी से पेंच लड़ ही जाता है। मगर ये 2 महान हस्तियाँ ही ऐसी थी जिन्हें अभी तक किसी से प्यार नहीं हुआ था। अवनी प्यार मोहब्बत के झमेले में पड़ना नहीं चाहती थी और अविनाश घर के हालात से मजबूर था। जब तक वह पढ़ लिख कर कुछ बन न जाए तब तक किसी लड़की के बारे में उसे सोचना भी नहीं था। लेकिन इश्क कहाँ छोड़ता है जनाब, यह तो वह आग है जो बिन तेल बिन दिया बाती जलती है। आखिर इन दोनों को भी इस आग ने पकड़ लिया। दरअसल जहाँ से अविनाश के घर का रास्ता था वही कई रास्ते में ही अवनी का घर भी था और वे दोनों कॉलेज से अमूमन एक ही समय पर निकलते थे। एक दिन अचानक रास्ते में अवनी की कार खराब हो गई। उस पर बारिश का मौसम भी बना हुआ था। लाख रोकने पर कोई बस या ऑटो रिक्शा नहीं रुका। इतने में अविनाश, जो अपनी स्कूटी से आ रहा था, उसे देखकर रुक गया और पूछा, अवनी क्या हुआ? आप यहाँ बीच रास्ते में गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गई क्या? हाँ, मेरी कार अचानक बंद हो गई है और कोई बस या ऑटो रिक्शा भी नहीं रुक रहा। परेशान न हो, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ क्योंकि मौसम भी ख़राब है। लगता है कि थोड़ी देर में बारिश भी होने वाली है और यहाँ आसपास कोई कार मैकेनिक भी नहीं है। अगर आपको एतराज़ न हो तो आप मेरी स्कूटी पर बैठ जाए।
अवनी को कोई और रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए वह अविनाश के पीछे स्कूटी पर बैठ गई। मगर जैसे ही उसने अविनाश को पकड़ा, मानो दोनों ने किसी बिजली के तार को छू लिया हो। सनसनी सी बनकर एक लहर दौड़ गई बदन में। उस पर बारिश भी शुरू हो गई थी। एक तो बारिश से भीगने पर बदन में कंपाहट, उस पर आग और घी का मिलन। ज्वाला तो भड़कनी ही थी। तब से दोनों के दिलों में इश्क ने बसेरा कर लिया था, मगर मूक इश्क ने। न अवनी जुबा से कुछ कह सकी, न अविनाश इश्क कबूल कर सका। इत्तिफाक देखिए, पढ़ाई खत्म होने के बाद दोनों की नौकरी एक ही जूता फैक्ट्री में लग गई। हुआ यूं कि अवनी के पापा की जीवन मंडी रोड एक जूता फैक्ट्री के मालिक लवेश से अच्छी जान पहचान थी, और इस वजह से उनकी बेटी अवनी को मैनेजर का पद मिल गया था। इधर अविनाश को बहुत मेहनत के बाद किसी जानकार की सिफारिश से जीवन मंडी रोड की उसी फैक्ट्री में काम मिल गया था। उसने आते ही अवनी को देखा तो हैरान रह गया। एक दूसरे को सामने देखकर दोनों का प्यार दोबारा हिलोरे लेने लगा। एक दिन अविनाश जब फैक्ट्री की छुट्टी के बाद घर जा रहा था, तो रास्ते में देखा कि अवनी कार रोक के खड़ी थी। मैडम, क्या हुआ? कार खराब हो गई क्या? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? इतना सुनते ही अवनी कार से निकली और अविनाश के गले लगकर खूब रोई। अरे अवनी, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? जल्दी बताओ, मुझे चिंता हो रही है, अविनाश ने पूछा। अविनाश, तुम्हें अगर मेरी ज़रा भी परवाह होती तो इतने पत्थर दिल न बनते, मेरे प्यार से अनजान न रहते। क्या तुम्हारा मेरा रिश्ता इस एक नौकरी की वजह से इतना बदल गया कि तुम मुझे ऑफिस के बाहर भी मैडम ही कहो? क्या मैं तुम्हारे लायक नहीं? नहीं अवनी, तुम नहीं, बल्कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। इसी वजह से मैं तुमसे दूर रहता हूँ। मैं जानता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, मगर हमारा मिलन मुमकिन नहीं है। तुम ऐशोआराम में पली हो और मैं एक मामूली सा इंसान। तुम्हारे परिवार वाले इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे, लेकिन मैं तो तुम्हें अपना मान चुकी हूँ। यह कहते हुए अवनी ने अविनाश को गले से लगा लिया। उस छुअन की आग से दोनों के तन जल उठे, मगर जल्दी ही वे संभल गए, क्योंकि दोनों को यह भी डर था कि कहीं कोई देख न ले। पर अगले दिन वे दोनों फैक्ट्री से जल्दी छुट्टी लेकर ताजमहल देखने गए। हम इस प्यार की अनमिट निशानी के सामने एक दूसरे को अपनाते हैं और कसम खाते हैं कि जिएंगे तो साथ साथ, मरेंगे तो साथ साथ। अविनाश ने ताजमहल को देखते हुए अवनी से कहा। दोनों के जवा दिल धड़क रहे थे, मिलन को तड़प रहे थे। अब दूर रहना मुहाल हो रहा था। वे दोनों वहाँ से बाहर आए और किसी सुनसान जगह की ओर चले दिए। ज्वालामुखी जो अंदर दहक रहा था, वह न जाने उन्हें किस ओर ले जा रहा था। उन्हें खुद इस बात का अंदाज़ा नहीं था। एक जगह पर अवनी ने जैसे ही गाड़ी रोकी, अविनाश पिघल पड़ा उस पर, मोम के जैसे, और लपेट लिया उसे अपने अंदर। अवनी भी अविनाश की बाहों की गिरफ्तार में आने को छटपटा रही थी। बस एक जलजला काफ़ी था दोनों को इश्क की दरिया में डुबाने के लिए, और वे डूब भी गए। जब सब बह गया तब होश आया। दोनों सोचने लगे कि अब आगे न जाने क्या होगा, क्योंकि यह तो अवनी भी जानती थी कि उसके पिता इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे। अविनाश ने अवनी को भरोसा दिलाया कि जब तक वह कुछ बन नहीं जाता है, तब तक वे नहीं मिलेंगे। अवनी ने अगले ही दिन नौकरी छोड़ दी। अविनाश फैक्ट्री में नए से नए डिज़ाइन के जूते बनाता था और वे काफ़ी पसंद भी किए जाते थे। अब उसने और ज़्यादा लगन और मेहनत से काम करना शुरू कर दिया था। एक दिन अविनाश रात को फैक्ट्री में ही कोई नया डिज़ाइन सोच रहा था कि उसे हजत हुई, मगर जैसे ही वह बाहर निकला तो देखा कि फैक्ट्री में चारों ओर धुआं ही धुआं था। उसने जल्दी से दूसरे कमरे में सोए हुए मजदूर और चौकीदार को आवाज़ लगाई, पर दरवाज़ा अंदर से बंद होने की वजह से इतनी जल्दी आग फैल गई कि उनका बाहर निकलना मुश्किल हो गया। शोर मचाने पर आसपास के लोग आए और दमकल की गाड़ियां भी बुलाई गई, मगर अंदर जाना मुश्किल था। इसलिए फैक्ट्री की दीवार तोड़कर ही दमकल की गाड़ियां अंदर जा सकी। मगर तब तक गाड़ियां अंदर गई, तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। उन तीनों की लाशें भी कंकाल के
रूप में मिली। अवनी ने यह सुना तो पागल सी हो गई। बहुत इलाज करवाया मगर वो अविनाश को भूल नहीं पाई। उसने आगरा के पागल खाने में दीवारों पर अविनाश अविनाश लिखा हुआ था। पागल खाने की दीवारों में इश्क की तड़प की गूंज सुनाई देती थी। अक्सर रातों को अवनी के चीखने की आवाज़ आती थी, कोई मेरे अविनाश को बचा लो या मुझे भी उसी आग में जला दो।